नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। झारखंड में ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन और कल्पना जी की जो मेहनत है वो रंग लाई है और दोबारा से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हालांकि मैं उसको कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन रही है। बाकी पार्टियों का योगदान कोई ऐसा नहीं था जैसी मेहनत हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने की थी। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता झारखंड में बस गए, दस्तक देकर चले आए। जबरदस्त जिस तरह की मेहनत की जरूरत थी वो मेहनत झारखंड में नहीं दिखी। जब मैं अभी ये वीडियो शूट करने आ रहा था तो मैंने चेक किया, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं कैप्टन अजय कुमार, वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे थे। कांग्रेस की सीटें वहां पे भी कम हो रही हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में जनता आई है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, जिस तरह से कल्पना सोरेन ने गली गली जाकर मेहनत की है, उसका नतीजा हेमंत सोरेन साहब को दिखाई दे रहा है। चंपई सोरेन के जाने के बावजूद पार्टी एकजुट रही, पार्टी ने मिलकर लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा झारखंड में दिखाई दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि जो महाविकास अघाड़ी थी उसका महा भी गायब हो गया है, विकास भी गायब हो गया है, अघाड़ी भी गायब हो गया है। यानी जो तीन पार्टियां मिलकर लड़ रही थी आपस में चुनाव, तीनों के अगर नतीजे देखेंगे तो समझ में यह आ रहा है कि लोकसभा में जिस तरह से सफलता महाराष्ट्र में मिली थी उसके अहंकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है महाविकास अघाड़ी को। उद्धव ठाकरे कागजी शेर साबित हुए हैं। उद्धव ठाकरे के अपने बेटे लगातार पीछे चल रहे हैं, आदित्य ठाकरे। मजेदार यह है, संजय राउत टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि यह महाराष्ट्र का नतीजा नहीं है, इसमें यह गड़बड़ है, इसमें वो गड़बड़ है। भाई साहब, आपने अकेले उद्धव ठाकरे की पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। आप जो दिन रात घटिया बयान देते रहते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा, फला होगा, ढिमका होगा, उन सब ने मिलाकर अब उद्धव ठाकरे की राजनीति को डब्बे में बंद कर दिया है। बाला साहब ठाकरे की जो प्रतिष्ठा थी उसको जमीन में मिला दिया है और अब मुझे नहीं लगता कि इस हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी वहां पर कोई बड़ी पावर बनकर रह पाएगी। शरद पवार की एनसीपी, उसकी भी हालत यही हुई है। शरद पवार की एनसीपी भी लगभग खात्मे की तरफ दिखाई दे रही है। बहुत बुरी हार हुई है और सबसे बुरी हार हुई है उस कांग्रेस की जिसने लोकसभा में शानदार सीटें हासिल की थी। कारण क्या है इस हार का? मैंने सुबह ट्वीट किया था। उस ट्वीट को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़े होंगे तो मेरी बात आपको पहले से पता होगी कि कारण क्या है। जबरदस्त अहंकार। 99 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के नेताओं के अंदर जिस तरह का अहंकार आया है वो कमाल है। अगर मैं आपको महाराष्ट्र की याद दिलाऊं तो महाराष्ट्र में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे, उन्होंने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त मेहनत की थी और अपने पॉकेट से मेहनत की थी, किसी से 1 रुपया लिया नहीं था। देखिए, अक्सर लगता है पत्रकारों के ऊपर इधर बिक गए उधर बिक गए, लेकिन ज्यादातर जो पत्रकार हैं, सत्ता के खिलाफ जो खड़े हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि जो सांप्रदायिक शासन है उसको किसी तरह से हटाया जाए। तो उन्होंने पागलों की तरह मेहनत की थी, एक एक सीट पर मेहनत की थी, अपने पॉकेट से पैसा लगाया था। लेकिन जब जीत गए आप तो किसी ने उनको नहीं पूछा, उनको चुपचाप किनारे लगा दिया गया। किनारे क्या लगा दिया गया? पूछा ही नहीं गया। नतीजा, विधानसभा चुनाव में सारे के सारे लोग बैठ गए। सीटों का बंटवारा, क्या कमाल सीटों का बंटवारा हुआ है। सब में बराबर बराबर बटेगा। अरे भाई, सब में बराबर बराबर क्यों बटना था? बटना था विनेबिलिटी के हिसाब से, कहां कौन जीत सकता है। जो सीटें कांग्रेस की श्योर शॉट विन थी वो सीटें भी उठाकर दे दी गई उद्धव ठाकरे साहब को। बराबर बराबर सीटों पर समझौता हुआ। नतीजा, जबरदस्त विद्रोह। हर जगह आपको दिखाई देगा कि विद्रोह हुआ है। विद्रोह उधर भी था, महायुति में भी कम विद्रोह नहीं था, लेकिन महायुति के पास कम से कम स्ट्रेटजिस्ट थे जो चुनाव को मैनेज कर रहे थे। यहां कोई नहीं था। ये जो अहंकार है, ये जो आत्ममोह है कि हम तो जीत ही रहे हैं, और इसको बढ़ाते हैं वो यूट्यूब चैनल खास तौर पे जो पिछले 15 दिन से बस सरकार बनवाने वाले थे, बस
तुरंत शपथ ग्रहण कराने वाले थे। आज सुबह सुबह भी शपथ ग्रहण करवा रहे थे, आज सुबह सुबह भी जितवा रहे थे, कल रात को भी जितवा रहे थे। ट्विटर पर लगे रहेंगे, लाइव करेंगे, जीत रहा है फलाना ढिमका। अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर 4 लोगों को बिठा लेंगे जिनके पास कोई समझ नहीं है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल समझ नहीं है, जो लोग महाराष्ट्र को ना जानते हैं, ना महाराष्ट्र में गए हैं, ना वो हरियाणा को जानते थे, और सब बैठकर कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं। एक दोहा है बहुत पुराना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो आपका आलोचक होता है वो आपको बताता है कि यहां गड़बड़ है। जो आपके चमचे होते हैं, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, वो आपको हमेशा गड्ढे में गिराते हैं। उन्हीं चमचों ने हरियाणा में भी गिराया था, उन्हीं चमचों ने मध्य प्रदेश में भी गिराया था। हरियाणा चुनाव के बाद का अगर मेरा वीडियो आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था कि जब हरियाणा चुनाव के कुछ पहले मैंने कहा था कि हरियाणा में मध्य प्रदेश रिपीट हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, तो ट्रोल करने के लिए कोई कांग्रेसी नहीं आया था। एक तथाकथित पत्रकार आ गए थे ट्रोल करने के लिए और बोले बंगाल में आपने कहा था। मैंने जिंदगी में बंगाल के चुनाव पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। जब मैंने उनको चुनौती दी कि दिखाइए बंगाल पे मैंने क्या कहा था, तब वो खामोश होकर चले गए। नतीजा, हरियाणा में एमपी दोहराया गया। महाराष्ट्र चुनाव पे मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र चुनाव पे मैंने अशोक वानखेड़े जी और राजू पारुलेकर जी से बात की और दोनों लोगों ने लगातार यह बात कही कि एज तो है एमवीए का, लेकिन जो सारा खेल चल रहा है उस खेल में कुछ भी हो सकता है। और मैंने महाराष्ट्र पर अलग से तो वीडियो नहीं किया कोई, लेकिन हमेशा यही कहा कि क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। एक आईएएस मित्र मेरे वहां पर थे, हैं बल्कि, उन्होंने मुझे अक्टूबर में ही ये बात कही थी, अक्टूबर के एंड में मुझसे ये बात कही थी कि यहां पर भी एमपी या हरियाणा दोहराया जाए। मैं ये सुन के खामोश हो गया और समझ में आया कि चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। हालांकि सिर्फ कांग्रेस की गलती कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। आप देखिए, हरियाणा के साथ चुनाव होना था, 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया ताकि जम के लोगों के बीच में पैसे लुटाए जा सके। बाकी किस तरह से वोटर काउंट बढ़ जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है, इस पर मैं कोई बात करूंगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, चुनाव चिन्ह किसको दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया ही नहीं। लोकसभा चुनाव बीत गया, विधानसभा चुनाव बीत गया, अब फैसला करके भी क्या हासिल हो जाएगा। तो कोशिशें तो इधर से भी जबरदस्त थी, साजिशें थी, लेकिन यह तो होगा ही। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतना है तो इन साजिशों की काट सीखना पड़ेगा। वो काट सीखने के लिए जरूरी है जनता से जुड़ाव, उसके लिए जरूरी है विनम्रता, और वह विनम्रता पूरी तरह से गायब है। वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही थी। इस देश का बच्चा बच्चा जानता था कि प्रियंका गांधी आराम से वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े छोटे छोटे सारे नेता वायनाड पहुंचे क्योंकि अपना चेहरा दिखाना था उनको कि हम भी इस चुनाव प्रचार में शामिल थे, जबकि वो चुनाव आराम से जीत रही थी, वहां कोई खतरा नहीं था। राहुल गांधी 2 बार वहां चुनाव जीत चुके थे और जो मुकाबला था, सबको मालूम है कि मुकाबला वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की कोई कंडीशन नहीं थी और वो तीसरी पोजीशन पर चल भी रही हैं और बहुत पीछे चल रही हैं। लेकिन जहां जरूरत थी, झारखंड में, महाराष्ट्र में, वहां किसी इनविटेशन का इंतजार किया गया होगा, वहां लोग दिखाई नहीं दिए। जिस तरह का प्रचार होना चाहिए था, जिस तरह का कैंडिडेट सिलेक्शन होना चाहिए था। एक मित्र ने लिखा और लगातार लोग लिख रहे हैं कि जमीनी हालात वहां के जो थे और जिस तरह का रिजल्ट आया है वो अलग है। मान लिया मैंने, एकदम ऐसा है। मैं भी महाराष्ट्र से काफी परिचित हूं, जाता आता रहा हूं, तमाम सारे दोस्त हैं, बात होती रहती है। निश्चित तौर पर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले तक जमीन पर एमवीए का माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चुनाव एक अलग तरह की चीज है। चुनाव में आपको स्ट्रेटजी चाहिए। वोट जब देने जाता है आदमी, विचारधारा वगैरह छोड़ दीजिए, अजित पवार तो पहले ही कह चुके हैं कि विचारधारा वगैरह महाराष्ट्र में नहीं चलती, तो जनता से इतनी उम्मीद क्यों करते हैं? जब वोट देने आदमी जाता है तो देखता है सामने कैंडिडेट कौन है। इसलिए कैंडिडेट सिलेक्शन की अपनी भूमिका होती है। किस तरह से प्रचार किया गया है, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया गया है कि नहीं पहुंचाया गया है, यह खाली कुर्सियां दिखाकर या फिर अपनी रैली की भीड़ दिखाकर कुछ साबित नहीं होता है। मध्य प्रदेश से देखता चला आ रहा हूं, कम से कम पिछले 3 चुनाव में आप देख सकते हैं, विधानसभा की बात कर रहा हूं, कि जहां कुर्सियां खाली होती हैं वहां भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत जाती है। तो जरूरी नहीं है जो आपकी सभा में आया है वो वोट देगा। और एक बात याद रखिए,
जब बड़ा नेता कहीं जाता है तो पूरे प्रदेश के लोग पहुंच जाते हैं भीड़ जुटाने के लिए। इससे कुछ तय नहीं होता है। तय इससे होता है कि आप जनता के पास गए कि नहीं गए, आपने जनता में बातें की कि नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ताकत है, चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, अडानी है, क्या नहीं है। आपके पास क्या ताकत है? आपके पास ताकत है जनता। आपको अगर लोकसभा में सफलता मिली तो उसका कारण यह था कि जनता आपको जिताना चाहती थी, और उस जनता में वो इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हैं, वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ दिया। लेकिन जरा सी जीत के बाद अगर आपकी यह हालत हो गई कि उस जनता से तो आप कटे ही हुए हैं, उन लोगों से भी कट गए, उन लोगों से भी एक दूरी आपने बना ली जो लोग महाराष्ट्र चुनाव में पागलों की तरह लगे हुए थे। अगर जरा सी जीत के बाद अहंकार ऐसा है कि इस देश में कांग्रेस के किसी ढंग के नेता से मिलने के लिए एक आम आदमी को महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो आप सोचिए उस चुनाव के नतीजे क्या होंगे। दरअसल इस देश में चुनाव पहली बार नहीं हुए हैं, जीत हार भी होती रहती है। मुझे किसी की जीत किसी की हार से बहुत दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग सांप्रदायिकता से मुक्ति चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में शांति हो, जो लोग चाहते हैं कि अडानी का करप्शन बाहर आए, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ मिलकर रहें, उनकी जो निगाह है वो विपक्ष के ऊपर है, उनका भरोसा विपक्ष के ऊपर है। वो चाहते हैं विपक्ष अगर सत्ता में आए तो शायद ये सब संभव हो। हालांकि जब हिमाचल में जुलूस निकलता है और उसके बाद मस्जिद तोड़ने की बात आती है और उसके बाद आपके मिनिस्टर हिमाचल की विधानसभा में खड़े होकर वही भाषा बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, तो वो भरोसा भी दरकता है। बताता है कि विचारधारा की बात राहुल गांधी और कुछ लोगों के अंदर हो, लेकिन बाकी पार्टी में उस तरह से परकोलेट नहीं कर पाई है। कांग्रेस हो, शरद पवार जी की तो बात ही क्या की जाए। चुनाव के 2 दिन पहले अजित पवार का जो बयान था, उस बयान को आप देखिए और समझिए। ऐसे ही नहीं निकल गया था वो बयान, बहुत सोच समझ के बयान आया था वो। मैंने पहले भी उस बयान पे बात की है जिसमें अजित पवार जी ने कहा था कि सरकार पलटने के लिए जो मीटिंग हुई थी अदानी के घर पे, उसमें शरद पवार भी थे। अब आप बताइए जनता कैसे भरोसा करे? राहुल गांधी जी मंच से लगातार अडानी के बारे में बात करें और शरद पवार जी अडानी के घर मीटिंग में शामिल हों जिसमें अमित शाह हों, जिसमें अजित पवार हों, जिसमें प्रफुल्ल पटेल हों। जनता किसके ऊपर और कितना भरोसा करेगी? आप बाहर कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं। और यह गठबंधन, मुझे लगता है कि गठबंधनों के भरोसे रहने के जो पूरी पॉलिटिक्स है, इससे भी थोड़ा सा अलग हटके सोचना पड़ेगा। आप देखिए राजस्थान में आपके देखते देखते आदिवासी पार्टी एक शानदार पार्टी में तब्दील हो गई, बेहद मजबूत पार्टी में, और अभी जो विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। जबकि एक जमाने में आदिवासी आपके साथ हुआ करते थे। क्यों अलग हुए आदिवासी? आप सबको वोट कटवा नहीं कह सकते। एमआईएम को अगर वोट मिले हैं और एमआईएम की वजह से आप कई सीटों पर हार रहे हैं तो सिर्फ वोट कटवा मिलने कहने से बात नहीं चलेगी। आपको सोचना पड़ेगा आदिवासी क्यों आपसे दूर हो रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा मुस्लिम क्यों आपसे दूर हो रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा किसान क्यों आपको वोट नहीं दे रहा है। कोई तो कारण होगा। सारी गलती सामने वाले में नहीं होती है। सबसे आसान काम है जनता को गाली देना और ईवीएम को गाली देना। भाई ईवीएम से अगर आपको दिक्कत है, और मैं भी उन लोगों में से हूं जो मानता हूं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ खेल तो होता है, लेकिन अगर वो दिक्कत है तो आप उसके खिलाफ लड़ते हुए कहां दिखते हैं? जब चुनाव नहीं हो रहा होता है ईवीएम के खिलाफ लड़ते हुए आप कहां दिखते हैं? कर दीजिए एक विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या हो जाएगा? 10 सीटें 12 सीटें आए और 0 सीटें आए, उसमें कितना फर्क है? वो भी आप नहीं करेंगे। 5 साल आप विपक्ष में रहे, ईवीएम के खिलाफ कितनी लड़ाइयां आपने लड़ी? जुबानी जमा खर्च 2-4 ट्वीट से काम नहीं चलता है। एक वक्त था जब विपक्ष और कांग्रेस सोशल मीडिया पर बहुत कमजोर थे, फिर उसके बाद वक्त ऐसा आया है कि लगता है कि सोशल मीडिया पर ही मजबूत है, बाकी सारी जगहों पर नहीं है। चुनाव लड़ना, जनता को बूथ तक लेकर आना और जनता से अपने पक्ष में वोट डलवाना, यह आपका काम है। इसके लिए जरूरी होता है कि पार्टी को अहंकार से पहले मुक्त किया जाए और पार्टी में जरूरी पदों पर, इंपॉर्टेंट पदों पर जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल किया जाए। हरियाणा चुनाव आप हार गए, क्या हुआ उसके बाद? उस समय बड़ा शोर हुआ, ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, ना आपके संगठन के महासचिव को हटाया गया,
ना वहां के जो 3 बड़े नेता थे जो आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से चुनाव हारा गया, उनके खिलाफ कुछ हुआ। कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाता है कि कांग्रेस में यही चलता है। जब तक आप पार्टी की पूरी ओवरहालिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसे नेताओं को सामने लेकर नहीं आएंगे जिनकी विचारधारा में भी आस्था हो और जनता से जुड़ाव हो, जब तक अपनी पार्टी लीडरशिप को शानदार अंग्रेजी बोलने वाले एलीट लोगों से आप भरे रहेंगे, पार्टी का यही हाल होना है। कोई भी पार्टी चलती है जहां वोट मिलता है, वो मिलता है मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, गरीबों से। उनका रिप्रेजेंटेटिव दिखता ही नहीं है। सारे लोग शानदार कपड़े पहनने वाले, शानदार अंग्रेजी बोलने वाले एलीट लोग सारे लीडरशिप में दिखाई देते हैं। जब तक इन एलीट लोगों की जगह पर असल में काम करने वालों को सामने नहीं लाया जाएगा, जब तक व्यक्ति पूजा से मुक्ति नहीं पाई जाएगी, जब तक अहंकार से मुक्ति नहीं पाई जाएगी, महाराष्ट्र जैसे नतीजे बार बार आते रहेंगे। ये 99 सीटों से जो लोग खुश हो गए हैं, उनको नहीं पता कि अगर यही हाल चलता रहा तो अगली बार फिर से 49, 39, 29 भी पहुंच सकते हैं। और अगर यहां से भी सुधार करके 4 साल जबरदस्त मेहनत की तो यही 99, 299 और 399 में भी बदल सकता है। ऑप्शन कांग्रेस के पास है, कांग्रेस लीडरशिप के पास है कि वो सिर्फ भाषण देना, सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करना और ये सारा कुछ जारी रखेगा, या फिर पार्टी को नीचे से ऊपर तक ओवरहाल करेगा ताकि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो सके। अब ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस करती है नहीं करती है वो जाने, लेकिन चुनाव में एक बार तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो यूट्यूब एक्टिविस्ट जो हर चुनाव आते ही कांग्रेस को जिताना शुरू कर देते हैं, अभी दिल्ली चुनाव आएगा तो दिल्ली में भी 30 सीटें दिला देंगे वो कांग्रेस को, उनसे कम से कम बचा जाए। वो ना केवल मीडिया का नुकसान कर रहे हैं, ना केवल कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। केवल मीठी मीठी बातें सुनाकर, केवल पॉजिटिव बातें सुनाकर जनता को बेवकूफ बनाने से कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो उस जनता का दिल टूटता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग का इस वीडियो पे क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। आप लोग मुझे इजाजत दे, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।